दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने और इससे जुड़े कानूनों की जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया है। तो जानते हैं समान नागरिक संहिता। एक समान नागरिक संहिता से आशय एक ऐसी संहिता से है जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि के संदर्भ में पूरे देश के लिए एक कानून प्रदान करती है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत शामिल अनुच्छेद 44 के अनुसार स्टेट अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी प्रदान करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में भारत में अधिकांश दीवानी सिविल कोड के मामलों में समान नागरिक संहिता के अनुरूप बने कानूनों को अपनाया गया है, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल की बिक्री अधिनियम, संपत्ति अधिनियम का हस्तांतरण, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आदि। हालांकि राज्य सरकारों द्वारा कई ऐसे संशोधन किए गए हैं जिससे कुछ मामलों में इन धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानूनों के तहत भी विविधता देखने को मिलती है। वर्तमान में भारत में केवल गोवा राज्य में ही समान नागरिक संहिता को पूर्ण रूप से लागू किया गया है। अब जानते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। आखिर यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति हुई कैसे? यूसीसी की उत्पत्ति को औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1835 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट से जोड़कर देखा जा सकता है। इस रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हालांकि इसके तहत हिंदुओं एवं मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह से संहिताकरण के बाहर रखे जाने की सिफारिश की गई है। इस दौरान व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों में वृद्धि को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने हेतु BN राव समिति का गठन किया। हिंदू कानून समिति का कार्य सामान्य हिंदू कानूनों की आवश्यकता के प्रश्न की जांच करना था। समिति ने शास्त्रों के अनुसार एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की जिसमें महिलाओं को समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया। इस समिति द्वारा 1937 के अधिनियम की समीक्षा की गई तथा समिति ने हिंदुओं के विवाह एवं उत्तराधिकार की नागरिक संहिता की सिफारिश की। हिंदी कानून समिति का कार्य सामान्य हिंदू कानूनों की आवश्यकता के प्रश्न की जांच करना था। समिति ने शास्त्रों के अनुसार एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की जिसमें महिलाओं को समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया। इस समिति द्वारा 1937 के अधिनियम की समीक्षा की गई तथा समिति ने हिंदुओं के विवाह एवं उत्तराधिकार की नागरिक संहिता की सिफारिश की। क्यों आवश्यक है समान नागरिक संहिता, यानी कि इसकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, इसके बारे में जानते हैं। समानता का अधिकार। समान नागरिक संहिता देश के सभी नागरिकों को बगैर किसी भेदभाव के एक बराबर दर्जा प्रदान करने में सहायक होगा। गौरतलब है कि वर्तमान में भारत में अलग अलग धर्मों या संप्रदायों से आने वाले वर्तमान में लोगों के व्यक्तिगत मामलों को अलग अलग कानूनों के तहत निस्तारित किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में एक धर्म के भीतर भी अलग अलग जगहों पर कानून में अंतर पाया जाता है। देश के सभी हिंदू एक कानून द्वारा शासित नहीं है, न ही सभी मुसलमान या ईसाई है। न केवल ब्रिटिश कानूनी परंपराएं, यहाँ तक कि पुर्तगाली और फ्रांसीसी कानून भी
कुछ हिस्सों में प्रचलित हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों के बीच विवाह के पंजीकरण पर भी देश के कई क्षेत्रों में कानून अलग अलग है। जम्मू कश्मीर 1981 अधिनियम में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बताया गया है, जबकि बंगाल बिहार दोनों में 1876 अधिनियम के तहत, असम 1935 के अधिनियम तथा उड़ीसा 1949 अधिनियम में यह वैकल्पिक है। ऐसे में कुछ मामलों में व्यक्तिगत कानूनों को संविधान के तहत समानता के अधिकार में बाधक के रूप में देखा जा सकता है। लैंगिक न्याय एवं समाज के कमजोर वर्ग को संरक्षण। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अंबेडकर द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। जब यह कोड लागू होगा तो यह उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत और अन्य के आधार पर अलग अलग है। महिलाएं जो भारत का लगभग आधा हिस्सा बनाती हैं, समानता और न्याय का अधिकार पाने के लिए लैंगिक न्याय संहिता की मांग करती हैं। इस प्रकार समान नागरिक संहिता न केवल समुदायों के बीच कानूनों की एकरूपता बल्कि समुदायों के भीतर पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। यूसीसी विवाह, विरासत, उत्तराधिकार आदि मामलों में कानूनी जटिलता को दूर करते हुए कानूनी एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसे सभी नागरिकों पर बगैर किसी भेदभाव के लागू किया जा सकेगा तथा यह समाज में समानता एवं सद्भाव सुनिश्चित करने में सहायक होगा। गौरतलब है कि मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 1985 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारों वाले कानूनों के प्रति असमान निष्ठाओं को दूर करके राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में सहायक होंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय का क्या मत है? मोहम्मद अहमद बनाम शाह बानो 1985। शाह बानो मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 44 पर ध्यान न दिए जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। सरला मुदगल बनाम भारत सरकार 1995। सरला मुदगल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार को पीड़ितों की रक्षा और राष्ट्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता का निर्धारण करना चाहिए। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार 2000। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराधिकार के मामलों में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया। मौलिक अधिकार बनाम नागरिक संहिता। अनुच्छेद 25 किसी व्यक्ति के धर्म के मौलिक अधिकार को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 26 का खंड बी प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के आधार को धर्म से जुड़े मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के अधिकार को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी व्यक्ति की धर्म की स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता और मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन है। लेकिन अनुच्छेद 26 के तहत एक समूह की स्वतंत्रता अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं है। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकार के अध्याय में रखने के मुद्दे पर मतभेद था, जिससे बाद में इस पर मतदान कराया गया। 5:4 बहुमत से सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार उप समिति ने माना कि
यह प्रावधान मौलिक अधिकारों के दायरे से बाहर था और इसने समान नागरिक संहिता को धर्म की स्वतंत्रता से कम महत्वपूर्ण बना दिया था। अब इसकी चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध भले ही यह कानून के समक्ष समानता को मजबूत करता है, परंतु यूसीसी का विचार धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से मेल नहीं खाता। इसी प्रकार अनुच्छेद 371 का ए से पहले और भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची परिवार कानून के संबंध में असम, नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और गोवा राज्यों को सुरक्षा या अपवाद प्रदान करती है। अल्पसंख्यकों की चिंताएं। अलग व्यक्ति कानून लोगों के अपने धर्म का पालन करने से जुड़े अपने अधिकार का प्रयोग का एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं, परंतु कुछ अल्पसंख्यक समुदायों में यह भय है कि यूसीसी इस प्रकार अधिकार को मिटाने, अल्पसंख्यकों को दबाने और संस्कृति समरूप बनाने का एक साधन बन सकता है। विविधता। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यूसीसी भारत की विविधता के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकता है। वर्ष 2018 विधि आयोग ने धर्मों के भीतर भेदभाव को समाप्त करने के तरीके के रूप में यूसीसी की बजाय व्यक्तिगत कानूनों के संहिताकरण को प्राथमिकता देते हुए कहा कि वर्तमान में देश में न तो यूसीसी आवश्यक है और न ही वांछनीय है। विधि आयोग ने कहा कि एक एकीकृत राष्ट्र को एकरूपता की आवश्यकता नहीं है। आगे की राह। फ्यूचर में यूसीसी किस परिप्रेक्ष्य से देखा जाएगा या फिर इससे क्या लाभ हैं, इसके बारे में जानते हैं। यूसीसी को बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता नहीं किया जा सकता है कि एकरूपता लाने के प्रयास में यह राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बन जाए। राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी पर चर्चा के लिए गोवा में लागू समान नागरिक संहिता एक उपयोगी प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। गोवा के भारत में शामिल होने के बाद सभी समुदायों के साथ समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। धन्यवाद।